साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। हम आज स्टार्ट करेंगे आमेर का कछवाहा वंश, ठीक है। उसके बाद में भरतपुर का जाट वंश, जैसलमेर का भाटी वंश, यादव वंश, जालोर आदि जो सभी करौली के, उन सभी की बात हम आराम से करने वाले हैं। साथियों उससे पहले हम गोहिल वंश जो हैं उनकी बात हम कर चुके हैं, राठौड़ वंश की बात हम कर चुके हैं, चौहान वंश की बात हम कर चुके हैं। पीछे सभी क्लासेस आप देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा। पीछे की कक्षा 6 से लेके 9 तक पूरी कक्षा ली हुई है। कक्षा 10 की जो 3 क्लास हो चुकी है उन सभी की पीछे की क्लास आपको यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो सभी साथी जुड़े, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिंक है, कमेंट बॉक्स में एक विशेष लिंक है जिसकी मैं जानकारी आपको दे दूँ साथियों। बहुत से साथी पूछ रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ। और कमेंट जो नए साथी आ रहे हैं उनके कमेंट आ रहे हैं, जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनके कमेंट आ रहे हैं, इसलिए छोटी सूचना मैं आपको दे रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि कक्षा 10 जो है वो सभी भर्ती परीक्षाओं जिसमें राजस्थान जी के आना है उन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है साथियों, अति महत्वपूर्ण है। तो इसको, ये किताब तो आपको तैयार करनी है, चाहे आप कोई सी भी गाइड पढ़ रहे हैं चाहे और पढ़ रहे हैं। ये किताब विशेष रूप से कक्षा 9 और 10 तो तैयार कर लेना। 9 है, कक्षा 6 से 9 तक मैं पूरी करवा चुका हूँ और ये कक्षा 10 हमने स्टार्ट कर दी है, 3 क्लास हो चुकी है। आज हम देखेंगे कछवाहा जो वंश है, भरतपुर जाट वंश, जालोर करौली यादव वंश आदि सभी जो हैं, जैसलमेर के भाटी वंश, वो सभी आराम से इस क्लास में हम बात करेंगे। शुरू करें। जिससे नए साथी जुड़ रहे हैं उनके जो कमेंट आ रहे हैं उनसे बता दूँ मैं, राजस्थान जीके की जो हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी उनके सभी टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। आप उस टेस्ट सीरीज से जुड़ के वो टेस्ट कभी भी, एक तो टेस्ट कभी भी दे सकते हैं और कितनी भी बार दे सकते हैं, टेस्ट कितने भी बार वो टेस्ट दे सकते हैं। इसमें अब देखिए क्या क्या है। इसमें एक तो पूरा भूगोल है, राजस्थान के जितने भी भूगोल के टॉपिक, इतिहास के टॉपिक, संस्कृति के टॉपिक, राजनीति विज्ञान के टॉपिक, उसके अलावा जो नए टॉपिक जुड़े हैं प्रतीक चिन्ह हैं, ठीक है, फ्लेक्स योजनाएँ आपके खिलाड़ी उन सभी की, ठीक है, अनुसंधान के अंदर सभी की टॉपिक टेस्ट सीरीज, राजस्थानी भाषा उन टॉपिक वाले टेस्ट सीरीज सभी हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में लिंक है, उससे जाके टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। सीधा आप प्ले स्टोर जो अपना है, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लें, अन्यथा सीधा अपनी कलम अपने नाम से है उससे भी जुड़ सकते हैं, वरना सीधा कमेंट बॉक्स में लिंक है उससे भी जुड़े। शुरू कर रहे हैं क्लास, उससे पहले सभी साथी लाइक करें, शेयर कर दें सभी, और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। कंटिन्यू क्लास आपको रोज़ सुबह 10 बजे यहाँ पे क्लास मिलती है, रोज़ सुबह 10 बजे आपको क्लास मिलती है साथियों, ठीक है। तो आप कंटिन्यू क्लास जुड़ जाए और कंटिन्यू हर पार्ट आप तैयार कर लें, अति महत्वपूर्ण है। हर परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो सवाल हैं इससे पूछे जाते हैं साथियों। देखिए बात करें आमेर का कछवाहा वंश की, हम बात कर रहे हैं। कछवाहा वंश जो है अपने उत्पत्ति राम के ज्येष्ठ पुत्र है, कुश से मानते हैं। किससे मानते हैं? कुश से अपनी जो उत्पत्ति मानते हैं। देखिए सूर्यमल मिश्र ने जो मिश्रण है उसके अनुसार कुर्म नामक रघुवंशी शासक की संतति होने से ये कुर्म वंशी कहलाई, और साधारण या भाषा में जो कुर्म यानी कच्छप, उस आधार पर कछवाहा वंश ये कहलाने लगे। इस प्रकार से ढूंढाड़ प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करने के लिए कछवाहों को मीणाओं तथा बड़गुजरों से संघर्ष करना पड़ा। इनकी प्रथम राजधानी दौसा थी। प्रथम राजधानी कौन सी थी? दौसा थी। जो प्रथम राजधानी थी वो दौसा, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें तो देखिए कछवाहा प्रारंभ में चौहानों के सामंत थे। ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रखें। कछवाहा जो थे शासक वो प्रारंभ में चौहानों के सामंत थे। 1136 ईस्वी में दुल्ह राय ने बड़गुजरों को परास्त कर ढूंढाड़ में नवीन राज्य स्थापित किया था, ठीक है। दुल्ह राय ने जमवा रामगढ़ में मीणाओं को परास्त कर उसे अपनी राजधानी बनाया। 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने आमेर में मीणाओं को परास्त कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। भारमल, बात करते हैं भारमल की। देखिए 1547 से 1573 की बात हम करें तो भारमल बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आमेर का शासक बना था। अपनी सत्ता के लिए उसने मजबूत सहारे की आवश्यकता थी और यह मजबूत सहारा उसे मुगल शासक अकबर के रूप में मिला था। देखिए अब यहाँ से हम बात करें, ये अति महत्वपूर्ण, आप इस बात को नोट कर लें, इंपॉर्टेंट लगा लें, यहाँ से सवाल पूछा भी गया है। भारमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत था, जो शासक था वो भारमल था, ठीक है। अकबर जनवरी 1562 ईस्वी में अजमेर की यात्रा पर आया था। अजमेर से लौटते समय सांबर में भारमल ने 1562 ईस्वी में अपनी पुत्री हरकाबाई, इसे कालांतर में मरियम जो है उज्जमानी नाम से जाना जाता है, वो विवाह अकबर के साथ में किया था। हरकाबाई का, जहांगीर इसी हरकाबाई का पुत्र था। 1562 ईस्वी में सांबर में ही अपने पुत्र भगवान दास और पुत्र मान सिंह सहित उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी। बात करें भगवान दास की तो अति महत्वपूर्ण है। 1573 से 1589 भगवान दास 1573 ईस्वी में आमेर की गद्दी पे बैठा। इसने सरनल के युद्ध में अपनी वीरता दिखाई। से 7 वर्ष तक पंजाब का सूबेदार रहा था। इसने
1585 ईस्वी में अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ में किया था। खुसरो मानबाई व जहांगीर का पुत्र था साथियों, नोट करें इस बात को, खुसरो मानबाई और जहांगीर का पुत्र था। 1589 ईस्वी में लाहौर में भगवान दास की मृत्यु हो गई थी। बात करें मान सिंह की, जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान के इतिहास में, महाराणा प्रताप और मान सिंह की जो युद्ध आपने देखा होगा, उससे महत्वपूर्ण ये टॉपिक यहाँ पे निकल के आता है। महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं बार बार। मान सिंह 1589 89 से 1614 ईस्वी, ये हम बात करें। देखिए, मान सिंह केवल 12 वर्ष की आयु में ही मुगलों की सेवा में चला गया था, ये नोट करें। इसने अकबर और जहांगीर 2 मुगल सम्राटों की सेवा की। अकबर के रणथंबोर अभियान में 1569 में सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार कराने में मान सिंह ने भूमिका निभाई थी। ठीक है, अब देखिए बात करें गुजरात अभियान जो था। गुजरात अभियान के दौरान, गुजरात अभियान में 1573 ईस्वी में महाराणा जो प्रताप के पास संधि का दूसरा प्रस्ताव लेकर गया था, ये बात नोट करें। गुजरात अभियान के समय में 1573 ईस्वी में मान सिंह द्वारा महाराणा प्रताप के पास में जो संधि का दूसरा प्रस्ताव लेकर गए थे, वो मान सिंह ही लेकर गए थे। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया मान सिंह ने। ठीक है, यह अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित था, ये बात भी नोट कर लेना आप। अकबर, ये बात नोट करें, विशेष रूप से पूछा गया सवाल है एक बार। अकबर ने इसे फरजंद, जिसे क्या कहते हैं बेटा, फरजंद किसे कहते हैं, बेटा की उपाधि उसको दी गई थी और 7,000 का मनसब दिया गया। 1589 में जब वह बिहार का सूबेदार था तो उसके पिता भगवान दास की मृत्यु हो गई थी साथियों। ठीक है, तो 1589 ईस्वी में ये शासक बना, अमेरिका शासक बना। मान सिंह ने 1592 ईस्वी में उड़ीसा जीतकर पहली बार मुगल साम्राज्य का अंग बनाया था। मान सिंह की मृत्यु 1614 ईस्वी में हुई, जो कहाँ पे हुई थी, इलिचपुर में हुई थी साथियों। मान सिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। इसके समय में मानचित्र जो महाराज कोश नामक ग्रंथ रचे गए। इसी के समय मुरारीदान था, उसने मान प्रकाश और जगन्नाथ ने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की थी। मान सिंह के समय ही रानी, ये बात नोट करें, मान सिंह के समय ही रानी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर जो है उसका निर्माण करवाया था। देखिए मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह 1621 से 1667 ईस्वी तक लंबा शासन उन्होंने किया। 11 वर्ष की आयु में 1621 में जय सिंह आमेर का शासक बना था। इसे देखिए, नोट करें इस बात को, इसे 3 मुगल शासकों जो शासक सम्राट थे, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। 1623 ईस्वी में इसे मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण में भेजा गया था साथियों। ठीक है, जहां इसने अद्भुत साहस और वीरता का परिचय दिया। 1629 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी पश्चिमांत में उज़बेगों के विद्रोह को दबाया। 1630 ईस्वी में जय सिंह ने खान ए जहां लोधी के विद्रोह को दबाया। 1636 ईस्वी में शाहजहां के साथ बीजापुर और गोलकुंडा अभियान पर दक्षिण भारत पे गए थे मिर्जा राजा जय सिंह। देखिए 1637 ईस्वी में जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी देकर शुजा के साथ कंधार भेजा गया था। ये बात नोट करें, ये मिर्जा राजा की उपाधि कब दी गई थी, जय सिंह के जो है 1637 ईस्वी में दी गई थी। उत्तराधिकार युद्ध के समय इसे शुजा के विरुद्ध भेजा गया, जहां बहादुरपुर के युद्ध हुआ। 1658 ईस्वी में इसने शुजा को पराजित किया। उत्तराधिकार युद्ध के अंत में इसने औरंगजेब का पक्ष लिया था। जय सिंह की सैनिक योग्यता और कूटनीति से प्रभावित होकर औरंगजेब ने इसे दक्षिण में मराठों के विरुद्ध भेज दिया था। दक्षिण में जय सिंह ने अपनी कूटनीति से शिवाजी को अकेला कर दिया साथियों। यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण सवाल, और पुरंदर को जीतने में सफल रहा। जय सिंह ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान पर जाते समय कहा था कि हम शिवा को वृत्त के केंद्र की तरह घेर लेंगे। जय सिंह की कुशलता का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है साथियों, कि महान मराठा शासक शिवाजी को वह रोकने में सफल हो गया था, जिसने अफजल खान जैसे सेनानायक को पराजित किया था। अंत में शिवाजी और जय सिंह के मध्य संधि हो गई, जिसे पुरंदर की संधि कहा जाता है साथियों। नोट करें इस बात, पुरंदर की संधि 1665 में किनके बीच में हुई थी, शिवाजी और जय सिंह के मध्य हुई थी साथियों 1665 ईस्वी में। पुरंदर की संधि जय सिंह की दूरदर्शिता और शक्ति का प्रकाष्ठा थी। वह अनेक भाषाओं का ज्ञाता और विद्वानों का सम्मान करने वाला था। प्रसिद्ध कवि बिहारी, नोट करें इस बात को, प्रसिद्ध कवि बिहारी का आश्रयदाता था वह। बिहारी ने बिहारी सत्सई की नामक जो ग्रंथ की रचना की थी। सवाई जय सिंह, वो तो था मिर्जा राजा जय सिंह साथियों। यहाँ पे आपकी कन्फ्यूज हो सकता है, यहाँ पे मिर्जा राजा जय सिंह एक अलग था, इसका शासन आपको याद रखना है। ठीक है, मिर्जा राजा जय सिंह जो था 1621 से 1667, और जो था सवाई जय सिंह साथियों, सवाई जय सिंह जो था
उसका शासन 1700 से 1743, ये आपको विशेष रूप से नोट करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोनों ही महत्वपूर्ण है, ये अति महत्वपूर्ण है। 3 दिसंबर 1688 जन्मे जय सिंह प्रथम की तुलना में वीरता और पराक्रमता का अधिक मात्रा में पाकर औरंगजेब ने इनका नाम सवाई जय सिंह रख दिया साथियों। उसी की तरह और उससे अधिक होने के कारण उसका नाम क्या रख दिया, सवाई जय सिंह रख दिया था, क्योंकि वह जय सिंह प्रथम से बढ़कर सवाया था। सवाया होने के कारण इसका नाम सवाई जय सिंह रख दिया था। इसी समय से सवाया जिसका मतलब हम ये कहते हैं कि जैसे एक को हम एक कहते हैं, एक के 1/4 मतलब सवा एक हो गया, इस प्रकार से सवाई नाम इसको उपाधि दी गई थी। किससे सवाया था, जय सिंह जो था मिर्जा राजा उससे सवाया था, इसलिए इसको इसी का नाम क्या रख दिया, सवाई जय सिंह रख दिया था। इसी समय से जयपुर के सभी राजा जो थे अपने नाम के आगे जो है सवाई पद का प्रयोग करने लगे, उसके बाद में जितने भी शासक हुए थे। ठीक है, 1700 ईस्वी में जय सिंह ने आमेर का राज्यभार संभाला था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुए उत्तराधिकार युद्ध में जय सिंह ने आजम का पक्ष लिया था। ठीक है, और मगर जाजू के युद्ध में, जो जाजू का युद्ध हुआ उसमें मुअज्जम विजयी रहा था। अतः मुअज्जम जो बहादुर शाह के नाम से शासक बना था, उसने आमेर पहुंचकर विजय सिंह को शासक घोषित कर दिया था, क्योंकि उसने उसका साथ नहीं दिया और विजय सिंह को वहाँ पे आमेर का शासक बना दिया और आमेर का जो नाम है वो मोमिनाबाद रख दिया था। मेवाड़ की सहायता से जय सिंह ने आमेर पुनः प्राप्त कर लिया। मुगल सम्राट एक कहानी के रूप में साथियों, इतिहास पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है बात करूं तो इसे एक कहानी के रूप में आपको पढ़ना है। जैसे ये एक स्टोरी के रूप में चल रही है, उसके बाद ये शासक इसने क्या क्या किया, वो एक स्टोरी के रूप में साथ तैयार करते जाएं, आप कभी भी नहीं भूलेंगे, आराम से देखते जाएं। मेवाड़ की सहायता से उन्होंने पुनः शासक जो है आमेर प्राप्त किया। मुगल सम्राट ने भी इसे आमेर का शासक स्वीकार कर लिया। फर्रुख सियर ने 1713 ईस्वी में जय सिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। जय सिंह के प्रयासों से 17 जुलाई 1737, साथियों अति महत्वपूर्ण जय सिंह का जो काल है, इसमें बहुत सारे निर्माण कार्य हैं जो बहुत बार पूछे गए, वो आपको सभी देखने हैं। 17 जुलाई 1737 को राजपूत राजाओं का हुरडा में सम्मेलन बुलाया गया था साथियों। जो हुरडा सम्मेलन हुआ था ताकि संगठित होकर मराठों का मुकाबला किया जा सके, किंतु आपसी अविश्वास से यह योजना कार्य रूप न ले सकी। सवाई जय सिंह ने 1729 ईस्वी में बूंदी के मामले में हस्तक्षेप किया, जिससे मराठों को राजस्थान की आंतरिक राजनीति से हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया था साथियों। जय सिंह ने मराठों और मुगल सम्राट में समझौता कराने के लिए मध्यस्थता की थी। 1743 ईस्वी में जय सिंह की मृत्यु हो गई थी साथियों। ठीक है, अब ये बात नोट करें, इस बात को, जय सिंह जो सवाई जय सिंह था, इसने 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखा था साथियों। 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखा था। सवाई जय सिंह की बात हम करें, देखिए 1725 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई थी। ठीक है, उसका नाम जो था जीज मोहम्मद साई रखा। उसने जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी। नोट करें इस बात को, जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ जो था उसकी रचना की। अब देखिए जय सिंह ने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस, बहुत बार पूछा गया सवाल है कौन सा नहीं, इस प्रकार से ऑप्शन डालते हैं। उसमें ये है 5 आपकी वेधशालाएं हैं वो बनवाई थी। जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी है, ठीक है, जिसे जंतर मंतर कहा जाता है। देखिए जुलाई 2010 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। जय सिंह ने एक बंगाली वास्तुशास्त्री विद्याधर से एक नगर का नक्शा, यहाँ पे नोट करें इस बात को, जय सिंह ने एक बंगाली जो वास्तुशास्त्र था विद्याधर से एक नगर का नक्शा बनवाकर 1727 ईस्वी में आयताकार खंडों वाले एक नगर का निर्माण किया, जो आज जयपुर के नाम से प्रसिद्ध है साथियों। 1727 ईस्वी में वह अंतिम हिंदू नरेश था जिसने अश्वमेघ यज्ञ किया था साथियों। नोट करें इस बात को। 1734 ईस्वी में इसने जयपुर में नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया, बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी बिंदु इसके लिए। इसने जयगढ़ में जयबाण तोप का निर्माण करवाया। सवाई जय सिंह ने चंद्र महल, सिसोदिया रानी का महल, जल महल का निर्माण करवाया। सवाई जय सिंह का जो पहला राजपूत हिंदू शासक था जिसने सती प्रथा को रोकथाम हेतु प्रयास किए थे साथियों। नोट करें इस बात को, सवाई जय सिंह पहला राजपूत हिंदू शासक था जिसने सती प्रथा को रोकथाम के लिए प्रयास किए और विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने हेतु नियम बनाए थे। देखिए बात करते हैं जैसलमेर का भाटी राजवंश साथियों। जैसलमेर का भाटी राजवंश हम देखते हैं। जैसलमेर का भाटी राजवंश है वो स्वयं को चंद्रवंशी यादवों से संबंधित करता है और ये अपना संबंध श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। विजय राज ने इसके शासनकाल से भाटियों का नियमित इतिहास मिलता है। विजय राज का पुत्र भोज हुआ था। कौन हुआ था? भोज हुआ था। वह गोरियों के विरुद्ध लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। इसका उत्तराधिकार जयसल हुआ जो इसने जैसलमेर की नींव रखी थी।
देखिए अति महत्वपूर्ण जो जैसलमेर के इतिहास से संबंधित सवाल यदि बनता है तो यहाँ से बन जाएगा साथियों लगभग कि जैसलमेर के किले का इतिहास 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है साथियों, 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। पहला साका जो यहाँ पे नोट करें, पहला जो साका हुआ था जैसलमेर के शासक मूल राज के समय हुआ था और अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। ठीक है, ये बात नोट करें पहले शाखा की जो मूल राज के समय में हुआ था अलाउद्दीन के आक्रमण के समय। अब दूसरा शाखा हम देखें तो राव जो दूदा थे उसके समय में हुआ जब फिरोज शाह तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। अब जो देखिए तीसरा अर्ध शाखा साथियों, तीसरा अर्ध शाखा 1550 ईस्वी में हुआ था जब जैसलमेर के शासक लूणकरण ने कंधार के शासक अमीर अली को शरण दी थी और उस अमीर अली ने विश्वासघात करते हुए लूणकरण पर आक्रमण कर दिया था साथियों। उसी को शरण दी और उसी ने आक्रमण कर दिया। लूणकरण अपने साथियों के साथ लड़ता हुआ मारा गया था किंतु अंतिम रूप से भाटी विजयी रहे, अतः जोहर नहीं हुआ। यह घटना अर्धशाखा कही जाती है साथियों। अकबर के नागौर दरबार 1570 ईस्वी में हर्राय भाटी ने अकबर की दीनता स्वीकार की तथा उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। भाटी वंश का अंतिम शासक जवाहर सिंह था। अब देखिए बात करते हैं भरतपुर का जाट राजवंश, इस वंश के प्रतापी शासक। जाट एक कृषक जाति है जिसका एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उत्थान और औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था 1669 ईस्वी में। देखिए 1669 ईस्वी में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने अपने नेता गोकुल के नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। गोकुल को मार दिया था किंतु उसके द्वारा शुरू किए गए संघर्ष को राजा राम ने जारी रखा था साथियों। 1688 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद उसके भतीजे चूड़ामन ने जाटों का नेतृत्व प्रदान किया था। अब देखिए 1695 से 1721 चूड़ामन, भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक जो था चूड़ामन था। चूड़ामन ने मथुरा और आगरा के मुगल इलाकों में दावे बोलकर मुगल शक्ति को चिचकोड़ दिया था। ठीक है, अब मुगल सम्राट ने कछवाहा नरेश बिशन सिंह को चूड़ामन का दमन करने के लिए भेजा पर उसे पूर्ण सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे चूड़ामन ने शक्ति जाट प्राप्त की और थून नामक स्थान पे, कहाँ पे, थून नामक स्थान पे किला बनाकर अपना राज्य स्थापित कर लिया था। फिर बात करें बदन सिंह की। बदन सिंह 1723 ईस्वी से 1756 ईस्वी तक लंबा शासन रहा। बदन सिंह जाट नेता चूड़ामन का उत्तराधिकारी था। जय सिंह ने इसे ब्रजराज की उपाधि दी। जय सिंह ने किसकी उपाधि दी थी? ब्रजराज की उपाधि दी थी और जागीरें प्रदान की। बदन सिंह ने डीग को अपना निवास स्थान बनाया और वहां पर एक सुदृढ़ गढ़ का निर्माण करवाया था। सुंदर जल महल बनाए, बाग बगीचे लगाए। डीग के अतिरिक्त बदन सिंह ने कुमेर, भरतपुर और बेर में दुर्गों का निर्माण करवाया था। बदन सिंह शांति प्रिय शासक था। उसने जाट कछवाहा मैत्री पर कर अपने राज्य का विस्तार किया। 1756 ईस्वी में डीग में इसकी मृत्यु हो गई थी साथियों। उसके बाद में हम देखते हैं महाराजा सूरजमल की बात हम करते हैं। 1756 से 1763 अति महत्वपूर्ण काल रहा। महाराजा सूरजमल बदन सिंह 1723 जो 56 तक शासन किया था उसका पुत्र था और उत्तराधिकारी था उसका। सूरजमल ने भरतपुर में नवीनगढ़ का निर्माण करवाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था। इसने जयपुर के साथ मैत्री और सहयोग की नीति का अनुसरण किया। जय सिंह की मृत्यु के बाद में जयपुर की गद्दी के लिए जो उत्तराधिकार युद्ध हुआ, ये महाराजा सूरजमल की तस्वीर है। उसमें उत्तराधिकार युद्ध में 1743 से 1750 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था उत्तराधिकार का, उसने ईश्वरी सिंह के पक्ष में युद्ध किया था साथियों। ईश्वरी सिंह के पक्ष में युद्ध किया था। हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे जो राजस्थान के उत्तराधिकार युद्ध हुए हैं, बूंदी के, जयपुर के, जोधपुर, जो भी, उन सभी की एक अलग वीडियो में लास्ट में बात करेंगे जो अति महत्वपूर्ण होगा साथियों। देखिए उसने ईश्वरी सिंह के पक्ष में ये युद्ध किया था, ये बात पूछा गया सवाल है यहाँ से। 1760 ईस्वी में यह अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों के पक्ष में लड़ने गया, मगर मराठा सेनानायक सदाशिवराव भाऊ ने व्यवहार से खिन्न होकर वह भरतपुर लौट आया था। पानीपत की पराजय के बाद मराठों को सूरजमल ने शरण और सहायता दी। मराठों को किसने शरण दी? सूरजमल ने। और 1763 ईस्वी में रुहेलू के विरुद्ध युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई थी 1763 ईस्वी में। इस युद्ध में सूरजमल का प्रतिद्वंदी नजीब खान था, जिसने सूरजमल की मृत्यु की पुख्ता पुष्टि होने पर ही विश्वास किया था कि इसकी मृत्यु हुई है या नहीं। इसकी जो पुख्ता पुष्टि हो गई उसके बाद ही विश्वास किया। ये सूरजमल का अपने शत्रुओं के मन में क्षोभ का एक बड़ा उदाहरण है। देखिए महाराजा सूरजमल के बारे में लिखते हुए जो है कालिका रंजन, कौन? कालिका रंजन कानूनगो ने लिखा है कि उसमें अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार न करने वाली अदम्य सा भावना विद्यमान थी।
इस प्रकार से महाराजा सूरजमल के बारे में लिखा है कालिका रंजन कानूनगो ने। क्रोलिका यादव वंश अति महत्वपूर्ण। क्रोलिका राजवंश स्वयं को मथुरा की हुसैन शाखा से संबंधित करते हुए उनका संबंध श्री कृष्ण से जोड़ता है। क्रोलिका यादव वंश की स्थापना विजयपाल द्वारा 1040 ईस्वी में की गई थी। इसने बयाना भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया था। 1348 ईस्वी में अर्जुन पाल ने कल्याणपुर बसाया था। जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं, करौली के नाम से जाना जाता है। साथियों नोट करें इस बात को, करौली को किसने बसाया, बयाना भरतपुर को अपनी राजधानी बसाया। 1348 ईस्वी में अर्जुन पाल ने कल्याणपुर, ठीक है 48 की बात है, 1348 में। धर्मपाल द्वितीय ने 1650 ईस्वी में करौली को अपनी राजधानी बनाया था। गोपाल पाल था उसने करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया था। मदन मोहन मंदिर उन्होंने बनाया था। महाराजा हरबख्श पाल ने 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों से संधि कर अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1852 ईस्वी में नरसिंह पाल की मृत्यु के बाद में डलहौजी ने करौली का विलय कंपनी राज्य में करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से सिफारिश की, लेकिन डायरेक्टर्स ने इनकी अनुमति नहीं दी। 1.5 वर्ष तक विचार विमर्श के बाद मदन पाल 1854 से 1869 को करौली का शासक बनाया गया था। परमार वंश महत्वपूर्ण। परमार वंश ये हम देख लेते हैं शॉर्ट में। परमार का शाब्दिक अर्थ है शत्रुओं को मारने वाला। प्रारंभ में परमारों का शासन आबू के आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित था। प्रत्यारों की शक्ति के कम होने के साथ बाद में परमारों की राजनीतिक शक्ति में वृद्धि हुई थी। आबू के परमार की हम सबसे पहले देखें। आबू के परमार जो थे उसमें आबू के परमार वंश का संस्थापक जो था धूमराज था। कौन था? धूमराज। लेकिन इसकी वंशावली उत्पल राज से प्रारंभ होती है। पड़ोसी होने के कारण आबू के परमारों को गुजरात के शासकों से लगातार संघर्ष चलता रहा। गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी कौन थे? मूलराज सोलंकी से पराजित होने के कारण आबू के शासक धरणी वराह को राष्ट्रकूट धवल की शरण लेनी पड़ी थी। लेकिन कुछ समय बाद धरणी वराह ने आबू पर पुनः अधिकार कर लिया था। आगे देखिए विक्रम देव का प्रपौत्र धारावर्ष। विक्रम देव का प्रपौत्र कौन था? धारावर्ष 1163 से 1219 ईस्वी में आबू के परमारों का शक्तिशाली शासक था। इसने मोहम्मद गोरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेना का सेनापतित्व किया था। उसने सोलंकियों की अधीनता का जुआ उतार फेंका। उसने नाडोल के चौहानों से भी अच्छे संबंध रखे। उसके पुत्र सोम सिंह के शासनकाल में तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में लूणवसई नाम नेमिनाथ का मंदिर बनाया था। साथियों नोट कर लेना इस बात को, देलवाड़ा गांव में नेमिनाथ का मंदिर जो है लूणवसई नामक ये बनाया था। किसने बनाया था? ये आपके सोम सिंह के शासनकाल में तेजपाल ने बनाया था। 1311 ईस्वी में लगभग नाडोल के चौहान शासक राव लुम्बा ने परमारू की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर लिया था और वहाँ चौहान प्रभुत्व की स्थापना कर दी थी। इस प्रकार से परमार वंश की इस प्रकार से हम शॉर्ट में बात की। अब देखिए ये हम बात कर चुके हैं आज अलग अलग वंश की, राजवंश जो हुए थे उन सभी की। अब हम जो राजस्थान में मराठा प्रवेश हुआ, जो उत्तराधिकारी युद्ध हुए थे, उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था उसको लेके, ठीक है, उसको लेके जो युद्ध हुए उत्तराधिकारी युद्ध, वो 3 महत्वपूर्ण युद्ध हम देखेंगे, ठीक है। तो वो बात हम करेंगे साथियों नेक्स्ट क्लास में। ये अति महत्वपूर्ण, क्योंकि एक साथ में हम बात नहीं करना चाहते। एक क्लास और रहेगी इस पार्ट की, उसके बाद में हमारी इतिहास ये क्लास पूरी हो जाएगी और संस्कृति हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप नेक्स्ट क्लास से जुड़ जाना। रोज़ सुबह 10 बजे ये क्लास मिलती है, ठीक है। और साथियों विशेष रूप से जितने भी थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उसमें राजस्थान जीके के लिए मैंने बता दिया स्टार्ट में, उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, लिंक दिया हुआ है, वहाँ से टॉपिक वाइज सभी भूगोल इतिहास संस्कृति के दिए हुए हैं, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।